नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और हर रोज की तरह आज भी दिन भर की बड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज की बड़ी खबरों में अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में स्वाति मालीवाल का जो मामला था उसको लेकर कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर है कि लेकिन साथ ही आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से रेमल चक्रवात से तबाही हुई, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस तरीके से देश के अधिकतर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ये खबर भी दिखाएंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ आज के न्यूज नाइट की बड़ी खबर रहेगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्था को उन्होंने जब इंटरव्यू दिया एक वायर एजेंसी को, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर तो हमला बोला, लेकिन साथ ही साथ गलत नैरेटिव तैयार करने को लेकर उन्होंने खान मार्केट गैंग पर भी हमला किया। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर विभिन्न बातें सामने रखते हुए खासकर सरकार की सोच क्या रही है और किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, इन सब बातों को सामने रखते हुए इस मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की कि कुछ ही नेताओं पर क्यों पड़ोसी देश उनके पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। इसी पर करेंगे आज न्यूज नाइट में चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में भ्रष्टाचार पर किया वार। कहा, भ्रष्टाचार ने पूरी व्यवस्था को कर दिया है खोखला। कुछ लोगों को बचाने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है खान मार्केट गैंग। अंतिम चरण के लिए प्रचार में बीजेपी दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को किया संबोधित। वाराणसी में भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में किया प्रचार। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार को दी धार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में की जनसभा, तो पटना के बख्तियारपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की संयुक्त रैली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को झटका। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में है गिरफ्तार। उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों का जीना मुहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास। सेंसेक्स पहली बार 76,000 के पार। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने एक समाचार एजेंसी को आज साक्षात्कार दिया, जिसमें देश के विकास को लेकर की गई नवीन पहल और बदलाव के कदमों पर बात की, लेकिन साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गलत नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। जहां तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा,
तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। और साथ ही साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने देश के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण भी सामने रखा, सरकार की महत्वपूर्ण पहल को भी रेखांकित किया और ये भी कहा कि वे समग्र दृष्टिकोण लेकर चलते हैं जिससे सबका विकास हो। देश की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें गांव का एक मोची होगा, सोनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा, वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा और इसलिए मेरी सरकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया भी काफी सुदृढ़ है। बावजूद इसके ना जाने क्यों कुछ लोग दुश्मन देश की तरफदारी में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना भी अनुचित है। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। और इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने 4-5 बड़े बिंदुओं पर जो अपनी बात सामने रखी, उन्हें भी बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को सामने रखा। खासकर ऐसे में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के द्वारा कुछ नेताओं के पक्ष में खड़े होने जाने की बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है और जनता इस तरह के बयानबाजी से प्रभावित नहीं होती है। लेकिन साथ उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इस तरीके के बयान कुछ नेताओं के पक्ष में आना ये जरूर एक गंभीर जांच का विषय है। ये बात अपना रुख इस पर स्पष्ट किया क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के मंत्री किस तरीके से कुछ लोगों के पक्ष में बात रखते रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके सत्ता में आने के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया और आधार यही रखा गया कि नीति संचालित शासन होना चाहिए ताकि सब व्यवस्था के तहत काम करें और ये भी कि सैचुरेशन यानी सभी 100% लाभार्थियों तक हर योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, इसको भी लक्ष्य मानकर चला गया। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने ये भी बोला कि किस तरीके से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दी जाती है अगर आप हर लाभार्थी तक पहुंचने की बात करते हैं और ऐसे में पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम करते हुए पारदर्शिता को बढ़ाए रखने के लिए तकनीक का भी प्रयोग किया गया। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी जांच होती है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं उसमें जो जांच की जाती है वो तथ्यों के आधार पर की जाती है, अदालती कार्रवाई होती है और धारणा पर कोई परसेप्शन बन गई तो उसी के आधार पर नहीं काम होता क्योंकि यहां कानून काम करता है। उन्होंने ये जरूर बोला कि भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन जिस तरीके से किया जाता है यह जरूर एक चिंता का विषय है, लेकिन उन्होंने साथ इस बात को भी सामने रखा कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को ही बचाने के लिए खान मार्केट गैंग जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ता है
उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। तो उन्होंने खान मार्केट गैंग पर भी हमला किया। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात भी उन्होंने कही कि हमेशा नेशन फर्स्ट की सोच को लेकर वे आगे चले हैं। और उन्होंने ये बताया कि आत्मनिर्भर भारत का एक ही लक्ष्य है कि युवाओं के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए अवसर पैदा हो, उनके लिए रोजगार उत्पन्न हो। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ही वोकल फॉर लोकल की सोच को सामने रखा। यही आत्मनिर्भर भारत की सोच रही कि कैसे वोकल फॉर लोकल यानी भारतीय उत्पादों पर अहमियत दी जाए और इस तरीके से अपने उत्पाद में हम वैल्यू एडिशन करें कि हम लोकल से ग्लोबल तक भी हो सके, वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच हम बढ़ा सके। पारंपरिक उद्योगों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का रास्ता तय कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लेकर आया गया ताकि हमारे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग उत्पाद हैं उनको पहचान मिल सके। G20 के आयोजन देश भर में किए गए ताकि पूरे विश्व को, भारत को वो समझ सकें और इन मायनों में कई ऐसी पहल सरकार के द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि कैसे ग्लोबल मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में वैश्विक बाजार के लिए हमारे जो संसाधन है, मानवीय संसाधन, उन पर उन्होंने फोकस किया। स्टार्टअप्स, बॉलीवुड तक से बात की, गेमर्स से मिले, इन्फ्लुएंसर्स आदि अलग विभिन्न वर्गों से वो मिले और उनकी समस्याएं समझी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट टैप करने में इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिंपल तौर पे सामने रखा कि एकीकृत दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण, यही है केंद्र सरकार के काम का आधार, जिसके आधार पर विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की ताकत को भी प्रधानमंत्री ने सामने रखते हुए बोला कि कैसे विपक्ष शुरुआत में डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाता था क्योंकि वे देश के सामर्थ्य को, इस तकनीक के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए थे, इसलिए मजाक उड़ाते थे। लेकिन देशवासियों ने उन्हें झूठा साबित किया। डिजिटल इंडिया ने जिस तरीके से पैर पसारे हैं वो सच्चाई हमारे सामने है। आगे बढ़े तो डिजिटल इंडिया की ही ताकत को प्रधानमंत्री ने आगे रखते हुए कहा कि जो 21वीं सदी है ये दरअसल टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। ऐसे में हमारे यूपीआई का उदाहरण दिया कि कैसे वो सफल साबित हो रहा है और कैसे ये यूपीआई फिनटेक की दुनिया में भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और इसीलिए फिनटेक के क्षेत्र में भारत आज आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बातें जो प्रधानमंत्री ने आज अपने साक्षात्कार के दौरान सामने रखी, लेकिन साथ ही युवाओं पर भी उन्होंने बात की और कहा कि हमारे युवा देश की ताकत है, ये नई पीढ़ी है, इनकी नई आकांक्षाएं हैं, बहुत ऊंचे लक्ष्य हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं। हमें उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने जरूरी हैं, अवसर दिए जाने हमारे युवाओं को जरूरी हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें या फिनटेक रेवोल्यूशन की बात करें, तमाम वो काम हैं जो इसी सोच को ध्यान में रखकर किए गए हैं और इसीलिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की सामर्थ्य को समझते हुए ही तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम बातें हैं जो आज साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने सामने रखी, लेकिन इसकी बड़ी बातें यानी जिसमें हम बात करें तो खान मार्केट गैंग की या भ्रष्टाचार की, करेंगे इन बिंदुओं पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज नाइट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और रुख कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है भ्रष्टाचार
और खान मार्केट गैंग पर प्रहार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शाइना एनसी, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं। शाइना जी, स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ ऋतु चौधरी भी जुड़ी हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और साथ ही अनिल बंसल जी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार के मसले की और खान मार्केट गैंग की। तो सभी मेहमानों का स्वागत। इससे पहले भाई शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, लेकिन ऋतु जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला रहा है। हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के मोर्चे पर ही उस सरकार को जनता ने नकार दिया था। आज प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा, जो इस बार के चुनावों में भी बार बार उठाई जाती रही है, कि किस तरीके से फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करता रहा है खान मार्केट गैंग, इन भ्रष्टाचारियों को बचाने का भी प्रयास करता रहा है, और जिसके आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर, विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा था। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि एक समय होता था जब भ्रष्टाचार की बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी और भ्रष्टाचारियों के साथ तो रहने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने सर पे उठा के और हर रैली में घूमते फिर रहे हैं। अब मैं तमाम भ्रष्टाचारी जिनको वो कहते थे कि इनसे चक्की पिसवाऊंगा, इनको जेल भिजवाऊंगा, इनको जो है इनको पकड़वाऊंगा, ये करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, आज वो तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, उनको मोदी जी सर पे बिठा के नाच रहे हैं। मैं किस किस का नाम बताऊं? अगर मैं एक नाम लेने शुरू करूं तो आपका जो है डिबेट और आपका चैनल का समय जो है कम पड़ जाएगा। मैं नाम लूं जनार्दन रेड्डी, प्रफुल्ल पटेल, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज चौहान, मुकुल राय, रमेश पोखरियाल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, अमरिंदर सिंह, प्रताप सरनायक, संजय सेठ, अशोक चौहान, गीता कोड़ा, नवीन जिंदल, भावना गवली, हसन मुशर्रफ, पेमा कोड़ा, जय कोड़ा। आप बताइए कि ये लोग कौन हैं? ये लोग क्या भाजपा का हिस्सा नहीं है क्या, या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? ये बताइए कि भाजपा में आते ही और मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाते ही और ये लोग एकदम पवित्र पाक हो गए, और आज प्रधानमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस प्रकार से देश के सामने झूठ परोसने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। और मैं आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको रोका नहीं, आपने अपनी बात रखी। मेरा आपसे एक सवाल ये जरूर है कि जब हम बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो ऐसे में जो ये फेक नैरेटिव किया जाता है, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है, ये बात तो दीगर है कि तथ्यों के आधार पर जांच होती है, तथ्यों के आधार पर जांच को आगे भी बढ़ाया जाता है, केस फाइल्स बंद नहीं होती, जांच चलती रहती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर ये खान मार्केट गैंग इस तरीके के नैरेटिव को क्यों आगे बढ़ा रहा है कि ईडी और ये तमाम संस्थाएं सरकार जो तथ्य है उनको नहीं ध्यान में रख रहे, बल्कि एक फेक नैरेटिव आप लोगों की ओर से चलाया जाता है कि ये टारगेट करते हैं। ये जो फेक नैरेटिव है, इसका भी आप कैसे जवाब देंगे? क्योंकि जब भी अदालत में जमानत के लिए जाया जाता है, पूरी सुनवाई होती है, वो सुनवाई सबके सामने होती है, तथ्यों के आधार पर होती है, फिर क्यों? ममता जी, मुझे ऐसा लगता है या तो आप अपडेटेड नहीं हैं, और या तो फिर आपको जानकारी नहीं है, या फिर आप कोई तथ्य आप छुपाने का प्रयास कर रही हैं। आप ये किस खान मार्केट गैंग की बात कर रही हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक संघी गैंग को जरूर जानती हूँ जो कि पूरी तरह से देश पर इस समय काबिज है और लूट का बाजार उसने बनाया हुआ है। आपको मैं सबसे जो लेटेस्ट जो उदाहरण है वो मैं दे देती हूँ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जिसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपया जो है लूटा गया। उसमें भाजपा ने बाकायदा ऋतु जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं, आपने बात रखी, ठीक है, मैं आपकी, चलिए हमारे साथ शाइना इनसे जुड़ गई हैं, आपकी बात को मैं उन तक लेके जाती हूँ। शाइना जी, ये लगातार अपनी बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मेरे को, लेकिन शाइना जी, ऋतु जी सीधा भाजपा पे हमला करते हुए नजर आ रही है इस बात को लेकर कि तमाम भ्रष्टाचारी तो भाजपा में हैं, ऐसे में हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऋतु जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, ऋतु जी मैं आपके पास वापस आऊंगी आपके पास। आपने जो बात कही उसका जवाब ले लो शाइना जी से। आपने फॉरेन जो है आपने, अरे ऋतु जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप रुकिए तो। शाइना जी जुड़ी नहीं थी हमारे साथ, वो जुड़ गई हैं।
आपने एक बात कही, अब उनका भी तो जवाब देने का बनता है ना। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ एक बार उनको भी अपना जवाब देने दीजिए, आपके पास वापस आती हूँ फिर। शाइना जी। बिल्कुल, देखिए हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को लेके बिल्कुल स्पष्ट है उनकी प्रतिक्रिया। 10 साल में कोई कांड नहीं हुआ है, कोई स्कैम नहीं। आप शायद भूल चुके हैं कि 2014 में कांग्रेस पार्टी को जो मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया, किस वजह से? एक तरफ था 2G स्कैम, दूसरे तरफ था कॉमनवेल्थ स्कैम, तीसरे तरफ था कोलगेट स्कैम। हम सब जानते हैं कि पीढ़ियों से, बोफर्स से लेके अब तक कितने सारे स्कैम्स हुए हैं उनके शासनकाल में। प्रधानमंत्री ने ईमानदारी, सच्चाई के साथ वोट किया, काम किया। शायद इस वजह से लोगों ने वोट किया है मोदी जी के पक्ष में, क्योंकि वो चाहते हैं उस ऐसे नेता को जिसमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ ये स्पष्ट रूप से सेवा भाव में प्रगति की राजनीति करने। आपने बिल्कुल सही पूछा कि क्या है लोगों का मूड। मैं पूछूंगी कि पहली बार 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा है, प्रो इनकम्बेंसी रहा है। जो कोई भ्रष्टाचार था तो क्या प्रो इनकम्बेंसी होता? आप कांग्रेस पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए या फिर आप पार्टी जो लिकर गेट में उनको इम्प्लीकेट किया गया। शाइना जी एक मिनट, मैं एक्चुअली वो दरअसल उनका ये आरोप था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का ही सवाल आप तक लेकर जा रही हूं। उनका ये आरोप है कि बीजेपी में भी तो तमाम भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं। वो बात और है कि वो अन्य पार्टियों से आए हुए हैं, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं। उनका ये आरोप है कि आप हमें क्यों आरोप लगा रहे हो? सुनते आ रहे हैं, हम बार बार यही सुनते आ रहे हैं। मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जो आज विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी, 11 करोड़ सदस्य है हमारे। अब जो कई अन्य नेतागण मोदी जी से प्रभावित होके आना चाहते हैं, उनके बलबूते, उनके ये जानते हुए कि 2024 में जब इलेक्शन में आपको जनता के पास जाना है तो बात होगी, तो क्या बात होगी? होगी डेवलपमेंट के एजेंडाज, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, जो काम हुआ है लाभार्थियों के लिए। 60 करोड़ लाभार्थी, जिसमें से 55 करोड़ को मिला है 5 लाख आयुष्मान भारत के निमित्त, 13 करोड़ महिलाओं को मिला है शौचालय, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिला है। लिस्ट अनगिनत है। आज आप एम्स की बात करें या फिर 680 मेडिकल कॉलेजेस या 150 एयरपोर्ट्स या रेलवेज में जो प्रगति हुई है, ये देखने मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से नेतागण अन्य पार्टी से भी आए हैं, लेकिन हमने किसी को कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं दिया। जहां कोई भी केस है वो कानूनी तौर पे जो मैटर सब जुडिस है उस पे आप और हम जजमेंट पे नहीं बैठेंगे। और रही बात जो कोई भी कांड हुआ है, एक मिनट तुझे मैं आ रही हूँ आपके पास, भ्रष्टाचार, तो फिर एक मिनट तुझे मैं आ रही हूँ आपके पास। 10 साल में शाइना जी ऋतु जी कुछ कहना चाहती हैं, मैं उनका एक बार जवाब ले लूं, उसके बाद मैं बंसल जी के पास जाऊंगी। दरअसल जो विकास के काम किए गए हैं, वो विकास के काम के आधार पर एनडीए सरकार लोगों के बीच जा रही है वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। ऋतु जी आप अपनी बात कह सकती है, इस बार मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। ममता जी, पहले तो मैं आप ही के जो है मैनेजमेंट पे सवाल उठा दूं कि मैं जब 5 सेकंड बोली तो आपने मुझे 4 बार टोक दिया। नहीं, आपने अपना पहला सवाल आप ही से किया गया था, आप मुझ पे बार-बार सवाल उठा रही हैं ऋतु जी। पहला सवाल आपसे किया गया, आपका पूरा जवाब मैंने सुना है। उसके बाद आप ही के जवाब के ऊपर जब मैं शाइना जी के पास गई हूं तो मैं वापस आप ही के पास आ रही हूं, और ये बोलकर गई थी कि मैं आपके पास वापस आऊंगी इनका जवाब लेने के बाद। अब वापस आए तो आप फिर मुझ पे सवाल उठा रही हैं। ऋतु जी आपको मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात सामने रखिए, आप अपनी बात सामने रखिए जी। मैं कह रही हूँ कि मैं शाइना जी से ही अब सवाल पूछ लेती हूँ। अभी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, अभी तो इतने घोटाले गिना रही थी, तो अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा जिसको वसूली बोलते हैं, हफ्ता वसूली, सबसे बड़ा वसूली गैंग जो चला, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो भूली नहीं कि बीजेपी ने कितनी लूट मचाई और कितनी हफ्ता वसूली करी। जो बीजेपी तो को 1 मिनट ऋतु जी आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए उन्हें। पार्टी को नहीं मिला है इलेक्टोरल, जवाब देने दीजिए उन्हें।
ये बार बार ये टिप्पणी करना इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, जब हम शुद्धिकरण और सफाई करना चाहते हैं वहां आपको सवाल प्रश्न चिन्ह उठाना है। तो सबसे पहले बोलिए, जो 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, 14,000 करोड़ किसको मिला है? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा मसला है ऋतु जी, जिसमें सभी पार्टियां सवालों में हैं, इसलिए इसमें किसी एक पार्टी के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकती हैं। लाभ सभी पार्टियों को मिला था, इसमें आप सही बात को सामने रखें तो हम सुन सकते हैं। चलिए, आप दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात सामने रखी ऋतु जी। अब मैं अनिल बंसल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी, जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो हमारा देखें तो चुनावी इतिहास भी अगर आप देखते हैं तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में इस बार के चुनावों में पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए गए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और जिस तरीके से ऋतु जी भी लगातार आरोप लगा रही हैं, ये सारे आरोप प्रत्यारोप क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबा सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक बीमारी है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, ना कांग्रेस ना बीजेपी के प्रवक्ता। और जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने खुद कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। तकनीकी के इस्तेमाल और सारे कारणों से इसमें सुधार हुआ है, और निश्चित रूप से जो टारगेटेड है, जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, आज पहले की तुलना में उसके परिणाम बेहतर आए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जो मनमोहन सिंह जी की सेकंड टर्म की सरकार थी उसमें कई तरह के घोटाले सामने आए थे। अब वो अदालतों में उनका क्या निष्कर्ष निकला है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर उस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे हों या अरविंद केजरीवाल हों या बीजेपी के लोग हों या रामदेव हों, सब लोगों ने मिलकर एक देश भर में भ्रष्टाचार का अभियान चला था। तो वहां 2014 के चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार था, इसको कोई नकार नहीं सकता, और वो सरकार चली गई थी। ये सही है कि जो 10 साल के नरेंद्र मोदी सरकार है उसमें विपक्ष कभी भी भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाया है। चाहे उस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, आरोप चाहे लगे हों, लेकिन मुद्दा नहीं बना। हाँ, ये जरूर विपक्ष का आरोप है कि जो विरोधी दलों के नेता हैं उनको सरकारी एजेंसियां टारगेट कर रही हैं। तो अदालत में जब मामला जाता है तो ऐसा नहीं है, सरकार किसी को पकड़वा तो सकती है, मान लो सरकारी एजेंसी पकड़ लेगी, लेकिन अंततः सजा होगी या वो बेकसूर छूटेंगे, बरी होंगे, ये अदालत से सामने आ जाएगा। पर विपक्ष को ये मूल्यांकन और आकलन जरूर करना होगा कि वो भी 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाएं, उसे उठाएं और उस पर जनता का जनादेश मांगे। ऐसा अवसर कोई खास विपक्ष को अभी तक। अनिल जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ा सवाल इस बार ये भी है कि जो फेक नैरेटिव गढ़े जाते हैं, यानी टर्म यूज की गई है खान मार्केट गैंग, लेकिन दरअसल उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है जो विपक्षी दल खास तौर पर उनकी गलतियों को छिपाने के लिए एक पर्टिकुलर नैरेटिव लगाते हैं, शुरू करते हैं, जिसमें कुछ चीजों पर तो वो जोरदार तरीके से बोलते हैं और बाकी गलत चीजों पर वो चुप हो जाते हैं। ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये भी कितना नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इसमें सच छुप जाता है। हाँ, देखिए, भ्रष्टाचार किसी का हो, मान लो टारगेट भी किया जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि किसी विपक्षी नेता को टारगेट किया गया, अगर वहां कोई धन निकलता है 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, तब निश्चित रूप से वो आदमी सवालों के घेरे में आता है कि भाई नहीं भी छापा लगता तो ये तो स्थापित हुआ ना कि कहीं ना कहीं वो आदमी जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, गलत तरीके से आया। तो ये मुद्दा अपनी जगह है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी सरकार उसने जिस तरीके से भी मैनेज किया है, 10 साल में विपक्ष ने उस पर और सारे आरोप लगाए हों, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लगाए हों और लगाए हों, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो आया है उसमें ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, पर जो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा उस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि उसके लाभार्थी सभी हैं। कम या ज्यादा की मात्रा जरूर हो सकती है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला हो, तो बीजेपी के लोगों का अपना तर्क है कि भाई हमारी बड़ी पार्टी है और ज्यादा लोग जो है। जाहिर है, दरअसल ऐसे हर मसले के कई पहलू होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है, लेकिन फेक नैरेटिव को समझना और समझाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल वक्त इतना ही है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। और बात चुनाव प्रचार की करें तो 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 7वें और आखिरी चरण के लिए अब प्रचार में सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस आखिरी चरण में 57 सीटें हैं जिनके लिए अब प्रचार जोर शोर से आगे किया जा रहा है। एनडीए के भी तमाम नेता इस प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां एक ओर वे अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए अब सभी दलों की नजर 7वें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई है। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खास तौर पर भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेता धुआंधार जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बीच भाजपा नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माफिया राज चलता था, वही हमारा संकल्प माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेडी को घेरा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में प्रचार के दौरान कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को महाभ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। खाली झोला देने वाला व्यक्ति अभी हमको बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा। अरे तुम्हारा समय पार हो चुका है, अभी हमें जो देना है मोदी जी देगा और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार से ही उड़ीसा का विकास होगा। कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। उधर हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर जनता से वोट का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नजर है। और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही
और बार बार कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, दलालियां खाई रक्षे सौदों में। इसके अलावा एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में भी रैली को संबोधित करते हुए कहा, इंडी गठबंधन के लोग जान चुके हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला, कि इतना बड़ा राज्य बिहार जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं, तो सिर्फ दिखाने के लिए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी ओडिशा में प्रचार की कमान संभालते हुए बालासोर में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पंजाब में भाजपा के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। और एक तरफ जहां एनडीए के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पटना के बख्तियारपुर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रैली की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के प्रति सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली के दौरान बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कहकर एक को भी नौकरी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। और चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में थी, जहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने साथ ही बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दुकान जाती है, मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिलने का नाम और निशान नहीं है। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के PA विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विभव ने 30 हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और अब बताया जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट के एक आदेश के बाद विभव कुमार को 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विभव की न्यायिक हिरासत 28 मई को खत्म हो रही है और मंगलवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई 30 हजारी कोर्ट में होगी। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट और बदसलूकी मामले में आज आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में लगभग आज इस मामले की 2 घंटे सुनवाई चली और दोनों पक्षों ने कई दलीलें दी। एक तरफ जहां आरोपी विभव कुमार की तरफ से स्वाति मालीवाल को लेकर कई बातें कही गई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से न सिर्फ FIR को करने में देरी की गई है बल्कि कई तरह से सबूतों को छुपाया गया है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के वकील और दिल्ली पुलिस के वकील ने भी इस मामले में कई दलीलें आज कोर्ट में दी। लगभग 2 घंटे की सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल एक वक्त मायूस हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब स्वाति मालीवाल खड़ी होती हैं और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और विभव कुमार अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं और अगर इनको जमानत मिल गई तो ये कहीं ना कहीं इनके और इनके परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। और इस मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उनकी छवि को लगातार खराब किया जा रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उनकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको इस बात का अंदेशा है कि इस मामले में अगर जमानत मिलती है विभव कुमार को तो कहीं ना कहीं उनके लिए खासा खतरा माना जा सकता है। शुक्रवार को इस मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से आरोपी विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है और इस मामले की एक बार फिर से 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आज जमानत के समय दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल के वकीलों ने अपनी दलीलें दी हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से विभव कुमार के वकीलों ने इस मामले को लेकर दलीलें दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जज ने इस मामले में पूरे पक्षों को सुनते हुए आरोपी विभव कुमार के लिए एक बड़ा झटका दिया है और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि जब स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी मामले में एक बार दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है मंगलवार को, तो किस तरह की दलीलें दी जाएगी दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल की तरफ से। और ये भी देखना होगा कि आरोपी विभव कुमार के वकील कौन सी नई दलील पेश करते हैं। अमरेन गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार की कॉल डिटेल की जांच करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल के पहुंचने के बाद विभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया और ऐसे में महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच करने की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसके निर्देश पर विभव कुमार को बुलाया गया था। ये तो एक मामला है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के PA विभव कुमार तो हिरासत में है ही, वहीं पंजाब के आप मंत्री बलकार सिंह पर भी गंभीर आरोप लगा है।
भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बलकार सिंह का एक वीडियो जारी करके बलकार सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री बलकार सिंह ने एक नौकरी मांगने वाली महिला को न्यूड वीडियो कॉल किया। मंत्री ने वीडियो कॉल में 21 वर्षीय महिला से सेक्सुअल फेवर्स की मांग की। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग इस मामले से काफी आहत है। ये घटना सीधे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली मामला है। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो आईपीसी की धारा 354 और 354 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने पंजाब पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक ईश्वर एक विश्व परिवार की चेतना को विभिन्न देशों और संस्कृतियों में प्रसारित किया है। ईश्वर एक है और मानवता भी एक ही है। भय, आतंक और युद्धों को बढ़ावा देने वाली शक्तियां विश्व के कई हिस्सों में बहुत सक्रिय है। ऐसे वातावरण में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने 100 से अधिक देशों में अनेक केंद्रों के माध्यम से मानवता के सशक्तिकरण का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईसीएमआर राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्थान के 18वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज अमृतकाल में जी रहे हैं। हम इस समय 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था हैं और ब्रिटेन से भी आगे हैं। In Amritkal, we are seeing India's rise. The rise is unstoppable. The rise is incremental. But the kind of rise which you are defining here is a rise that the world is noticing. I can imagine, after having been to two important situations, we are going to be one of the top nations in the world, and the number will not be in double digit. In last few years, India's space accomplishments have come to be globally recognized, both in the field of defense and also in the shape of things like Chandrayaan 3. और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज द्वारा डिजाइन और विकसित स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG की उड़ान के प्रदर्शन को भी देखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय बजट को खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर समान वितरण के रणनीतिक खाते में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। सरकार करदाताओं के पैसे का सर्वोत्तम संभव इस्तेमाल करना जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह विचार रखते हुए कहा कि पारदर्शी बजट वाले देशों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अधिक अनुकूल रूप से देखा जाता है और इससे वैश्विक विश्वास में सुधार हो सकता है। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत केंद्रीय बजट की विशेषता राजकोषीय विवेक, पारदर्शिता और समावेशिता है, जो सामाजिक विकास तथा बुनियादी ढांचे में निवेश सुनिश्चित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के जरिए 108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करती है, जिसका बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करीब 5.01 लाख करोड़ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने, पारदर्शिता बढ़ाने और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए
प्रतिबद्ध है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे शेयर बाजार की। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। और ब्रेक के बाद बात शेयर बाजार की। चुनावी नतीजों से पहले भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय शेयर बाजार ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए एक बार फिर ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया है। जहां एक तरफ सेंसेक्स 76,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं निफ्टी ने भी 23,100 के स्तर को कारोबार के दौरान छुआ। बैंकिंग और IT सेक्टर में तेजी देखने को मिली। BSE मिड कैप ने भी आधे % की बढ़त बनाई, जबकि BSE स्मॉल कैप सपाट कारोबार करता नजर आया। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर भी है, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि मौसम का क्या हाल है, क्योंकि अभी मई का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मौसम के तीखे तेवरों से देश के कई हिस्सों में अभी से ही भीषण तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गर्मी से बचकर पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करने वालों के लिए भी राहत नहीं है, क्योंकि शिमला में भी तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस तक छू रहा है। दिल्ली में मुंगेशपुर में आज 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली में अधिकतम है। एक नजर मौसम के हालात पर। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के कई हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू चलने की संभावना है। 30 मई से इसमें धीरे धीरे कमी आने की भी संभावना है। दिल्ली समेत कई राज्यों में लू कहर ढा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में हैं। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सोमवार इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है। 30 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके वजह से अरेबियन सी में भी मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आने की संभावना है। इसको देखते हुए हम आज पूर्वानुमान किए हैं कि 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। शिमला में पिछले कल 2014 के बाद जो है 30.6 जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और इसी तरह से प्रदेश के कुछ अधिकांश हिस्सों में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल की। मौसम विभाग ने मॉनसून के मोर्चे पर देशवासियों को अच्छी खबर देते हुए कहा कि इस बार पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। साउथ ईस्ट मानसून केरल तट को आने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आने के लिए अगले 5 दिन में फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल वातावरण डेवलप होगा।
इसका मतलब है कि नॉर्मल डेट के आसपास मानसून पहुंचेगा। गर्मी से तो लोग बेहाल हैं, लेकिन आस्था के चलते अयोध्या दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, इसी कारण से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन यहाँ स्नान करने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शीतल महसूस करते हैं हम लोग। बहुत राहत मिल रही है यहाँ पे, बहुत मन एकदम तृप्त हो गया यहाँ पे नहा करके। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद जून के पहले हफ्ते से लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते पारा नीचे गिरेगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। भीषण गर्मी से जहां हम और आप बचते नजर आ रहे हैं और अपने अपने घरों में पंखे, कूलर और एसी की शरण में हैं, तो वहीं भारतीय सेना के जवान इस जला देने वाली गर्मी में भी अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवान भीषण गर्मी में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक